Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history, NCERT classes chapter 4, Tibble, the Accused and the Vision of the Golden Age part 3. So let's start student. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमने आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना में अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया था। तो जिसमें हमने देखा था कि जो आउटसाइडर थे यानी कि जो बाहरी लोग थे, बाहरी लोग में हमारे ब्रिटिशर आते थे और बड़े बड़े जो थे वो जमींदार आते थे। तो उन लोगों ने अब किया क्या था कि जो जंगलों में आदिवासी लोग रहा करते थे वो धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंच गए और उनके पास पहुंचने के बाद उन्होंने एक तरीके से जो ब्रिटिशर थे वो चाहते थे कि अधिक से अधिक राजस्व उनसे प्राप्त किया जाए और अधिक से अधिक जो व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो अधिक से अधिक उसका विस्तार किया जाए। तो ऐसा करने के लिए ब्रिटिशर ने पहले आदिवासियों पर एक कानून प्रतिपादित किया, यानी कि जहाँ पर वो लोग रहा करते थे एक तरीके से, तो उसे एक राज्य की ज़मीन का हिस्सा बना लिया गया। जो जंगल की जो ज़मीन थी जहाँ पर आदिवासी रहा करते थे तो उसे वो हिस्सा बना लिया गया। अब आदिवासी जो थे वो एक तरीके से मनचाहा जो जीवन था वो नहीं जी सकते थे। एक तरीके से उन्हें सरकार के नियमों और कायदों को जो था वो पूरी तरीके से पालन करना होता था। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये तमाम चीज़ें देखी थी, किस तरीके से जो आदिवासियों के द्वारा है वो विस्तार हुआ और आदिवासियों के जीवन में किस किस तरीके की व्यापार को लेकर के समस्याएं आई। अब देखते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखते हैं द सर्च फॉर वर्क, अर्थात काम की तलाश। तो आदिवासियों के लिए काम की तलाश में देखते हैं। तो काम की जो तलाश थी, देखिए, तो आदिवासियों के लिए एक तरीके से जो उनकी दशा थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी काम की तलाश में। तो 19वीं शताब्दी के आखिर में, अर्थात 19वीं सदी के आखिर में ही चाय बागान फैलने लगे थे और खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था उस समय। तो देखिए, तो उस समय जो प्लांटेशन था, जो टी का प्लांटेशन था वो असम में फैल गया था, यानी कि असम में चाय के बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए एक तरीके से जो था वो मार्फत ये इस तरीके से, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं एक तरीके से बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे तो उनके द्वारा वो भर्ती किए जाते थे। तो ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। तो एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ही अटके हुए रहते थे। तो यानी कि जो आदिवासी थे वो काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। तो जब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में मतलब एक तरीके से उन्हें व्यापार, एक तरीके से उन्हें काम मिल जाता था तो वो उसमें भी एक तरीके से प्रतिबाधित हो जाते थे। अब देखते हैं नज़दीक से देखने पर, तो यानी कि एक क्लोजर लुक, तो क्या देखने को मिलता है। तो 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहारों पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा दिए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से लेकर 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले बगावत जो थी वो किन जनजातीय समुदाय ने की थी। तो सबसे पहले किस जनजातीय लोगों ने बगावत की थी, तो 1831 से 1832 में ये की गई कौल आदिवासियों के द्वारा और 1855 में संथालों समुदाय के आदिवासियों के द्वारा बगावत की गई थी। तो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह अर्थात 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था, और वर्ली विद्रोह कब हुआ था, ये 1940 में हुआ था। तो बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। तो बिरसा के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो बिरसा मतलब चैप्टर के पार्ट 1 में स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि बिरसा किस तरीके का, मतलब एक तरीके से एक व्यक्ति था। तो बिरसा को एक तरीके से चमत्कारी शक्तियों का लोग एक तरीके से उसे भगवान की तरह मानते थे कि वो भगवान का अनुयायी है, और बिरसा ने भी इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर लिया था कि वो एक तरीके से भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत या एक अच्छा व्यक्ति है। तो इसी तरीके का, तो बिरसा को लेकर के जो समाज में रहने वाले लोगों की थिंकिंग थी तो वो ये थी कि उसके पास एक ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं कि वो उससे सभी रोगों और सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। ऑलराइट, तो अब पहले ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा डीपली देख लेते हैं कि काम की तलाश में क्या हुआ था।
तो देखिए, तो चित्र 10 में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है, तो बिहार की कोयला खनिज जो कि 1948 में ये चित्र बनाया गया था। तो 1920 में जब 1920 के दशक में जब बिहार की झारिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी थे। तो देखिए, तो 1920 के दशक में रानीगंज और झारिया, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस समय यानी कि 1920 में जब कोयल माइन थी एक तरीके से, यानी कि कोयले की खान, तो उनमें कौन कौन सी स्थान थे, तो झारिया और रानीगंज, तो उसमें 50% जो थे आदिवासी थे। तो अंधेरी और दम गेट यानी कि काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिव ये खदानें हुआ करती थी, यानी कि इनमें लोगों का दम घुटा करता था जो इसमें काम किया करते थे। तो गहराई में काम उनको करना होता था, काफ़ी ज़्यादा डीपली जाके उनको काम करना होता था। तो केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि यह खतरनाक था। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इसलिए होता था कि कोयले की खान में अंदर तक उनको डीपली जाना होता था, और अंदर तक जाने पर जो ऑक्सीजन का स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता था, जिसकी वजह से उन्हें घुटन महसूस होती थी, और जिसकी वजह से एक तरीके से उनके लिए वहाँ पर काम करना सेफ़ नहीं था। वह अक्सर समूचे जान लेता था। और 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर जो थे वो मारे गए थे। तो देखिए, काफ़ी बड़ा ये आंकड़ा है, हर साल 2000 मजदूर उसमें मारे गए थे, क्योंकि उनको जब डीपली ज़्यादा जाकर काम करना होता था तो एक तरीके से दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। ऑलराइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखिए, तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिताजी गरीब थे और बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। तो उनकी परवरिश मुख्य रूप से बेहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही वह बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों या अर्थात मुखियाओं का विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लिए ऐसे लोग स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकाओं अर्थात बाहरी लोगों यानी कि आउटसाइडरों के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। तो सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकारी बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई अर्थात मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उनके अपना एक साम्राज्य वापस पाना है। तो बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरी के लिए उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही बात सुनी कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए, अपनी खराब आदतें छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उन्होंने वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। तो बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं के आह्वान किया और उनकी शराब पीना छोड़ दे, तो गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने पर विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। फिर 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत के पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वे अतीत के लिए ऐसे स्वर्ण युग यानी कि सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। तो तटबंध बनाते हुए कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे और पेड़ और बाग लगाते थे। तो पेट चलाने यानी कि पेट पालने के लिए खेती भी वो किया करते थे। इस काल्पनिक युद्ध में मुंडा और बिरादरियों को और रिश्तेदारियों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे और बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह पर टिके रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरी महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकारों को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व और मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। तो देखिए, और यह आंदोलन उनकी ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी और हिंदू भूस्वामी और महाजन अपनी ज़मीन छीनते जा रहे थे
और मिशनरी उनके परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। फिर उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। तो देखिए, जैसे कि इसमें बिरसा के मुंडा के समुदाय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमने बिरसा के जन्म के बारे में देखा और किस किस तरीके से उन्होंने अपने समुदाय को लेकर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी। और इस जागरूकता फैलाने के बाद ब्रिटिशर ने क्या कुछ उनके साथ किया था, एक तरीके से जब उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया तो एक तरीके से उन्होंने दंगा फसाद के आरोप में उनको 2 साल की सज़ा सुना दी थी, जिसके बाद जो ये आंदोलन था रुक गया था। अब देखिए, तो 1897 में जेल से लौटने के बाद फिर क्या हुआ, तो बिरसा समर्थक जुटते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों को भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान करते रहे और उन्होंने नेतृत्व से साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी कि दीकों और यूरोपियों को तबाह कर दे। तो देखिए, तो दीकियों को एक तरीके से रावणों की वो उपाधि देने लगे थे। ऑलराइट, तो क्योंकि आउटसाइडर और यूरोपीय जो थे तो उनको पूरी तरीके से, उनकी संस्कृति को पूरी तरीके से वो धीरे धीरे से नष्ट करते जा रहे थे। क्योंकि आदिवासियों का जो जीवन होता था एक तरीके से वो अपने पेट को चलाने के लिए ही होता था, यानी कि वो जंगलों में एक तरीके से शिकार किया करते थे और फूड गैदरर्स होते थे, यानी कि भोजन को इकट्ठा करने वाले वो लोग हुआ करते थे। परंतु अब जो उनका जीवन हो गया था एक तरीके से काम और काज करने पर ही निर्भर हो गया था, यानी कि काम काज करने के बाद ही उन्हें कुछ मिल पाता था और वो एक तरीके से शिकार करने पर भी बाध्य हो गए थे। यानी कि जिससे वो जंगल में अगर किसी जानवर का शिकार करते थे तो उसके ऊपर वो कानून के अंतर्गत उसको सज़ा सुना दिया करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा उनको, यानी कि आदिवासी समुदाय के लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो समस्याएं थी उस तरीके से उन्हें जूझना पड़ रहा था। ऑलराइट, तो जो बिरसा के अनुयायी और दीकियों और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे थे। उन्होंने थाने और चर्च पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, तो यानी कि शांति का वो प्रतीक था, एक तरीके से शांति का वो प्रतीक था। तो उन्होंने बड़े बड़े जो जमींदार लोग हुआ करते थे और बड़े बड़े यानी कि जो ब्रिटिशर थे और यूरोपीय थे, तो उन पर उन्होंने धावा बोल दिया था। फिर सन 1900 में बिरसा के हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायने में महत्वपूर्ण था। पहला, इसमें औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने के लिए आदिवासी सक्षम है और उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के लिए जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो देखिए, तो एक तरीके से संघर्ष का जो जीवन था, तो एक तरीके से उन्होंने दिखा दिया कि संघर्ष करके किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर कोई गलत चीज़ है तो उसका विरोध करके इंसान उससे जीत सकता है। तो ऐसा ही आदिवासी समुदाय के साथ हो रहा था जिसका नेतृत्व बिरसा ने किया था। तो हमने बिरसा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब थोड़ा ये अन्यत्र देख लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत सारी रोचक जानकारी जानने में सहायता मिलती है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्राय बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते थे। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजाति गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं और किस तरीके से खेत। तो देखिए, है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ़ें। इन सरकारों मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से काम करूं, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन बीमान मुझे बताएं, अगर खरीदने को नहीं है तो कुछ मैं चिंता क्यों करूं। तो देखिए, इस कविता के जरिए उन्होंने अपना जो दुख है एक तरीके से ब्रिटिशर के अगेंस्ट वो उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल यूपीएससी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनका आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है। तो पहला आपके लिए होमवर्क ये है कि जब आप वीडियो को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और उनका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, तो आपका पहला क्वेश्चन, नागर, द्राविड़ और वेसर ये क्या है।
तो ऑप्शन सुनिए। तो ऑप्शन ए, भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 3 मुख्य जातीय समूह हैं। ऑप्शन बी, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। ऑप्शन डी, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव करना है और वो एक तरीके से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसी तरीके से आप नागर, द्रविड़ और बेसर जो है वो इस ऑप्शन से संबंधित है। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन सुनिए। तो पहला कथन इसमें क्या है, तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा कथन है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। और तीसरा कथन है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। और आपका ये तीसरा और लास्ट यानी कि अंतिम क्वेश्चन है। तो ये देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए, नगदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती। ऑप्शन बी, 2 या 2 से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना। ऑप्शन सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको रोज़ डेली नई नई PDF मिलती रहेगी, यानी कि प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में और भी ज़्यादा सहायता प्रदान होगी। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।